गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम पढ़ेंगे बीएससी बीएड फर्स्ट नॉन कोर्डेटा और जो आपका टॉपिक रहेगा वह है साइफा या साइकोन। ठीक है, साइकोन टॉपिक हमारा चल रहा था और ये आपकी क्लास नंबर रहेगी फर्स्ट। साइकोन के अंदर हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। साइकोन का रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। देखिए स्टूडेंट, साइकोन्स के अंदर एक संबंध है और संबंध के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है इसके दो मेथड होते हैं। एक तो होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा कौन सा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो स्टूडेंट आज हम मेथड के बारे में पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन। जो साइकोन होता है, साइकोन के अंदर जो अलैंगिक जनन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो मेथड्स होते हैं। दो मेथड्स कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका बडिंग मेथड। कौन सा होता है? बडिंग मेथड। और दूसरा होता है रीजनरेशन मेथड। बडिंग मेथड और रीजनरेशन मेथड। अब देखिए स्टूडेंट्स कि इसमें बडिंग मेथड क्या होता है और रीजनरेशन मेथड है क्या है। बडिंग मेथड का अर्थ देखिए, जो साइकोन होता है, साइकोन इस प्रकार की संरचना में है। साइकोन के आधार से एक बाहर की तरफ एक अतिवर्ती निकलती है, यानी कि एक छोटी सी सूक्ष्म संरचना का उभार निकलता है। और ये जो संरचना होती है ये इसकी कोलर सेल या कोइनोसाइट सेल्स के लगातार विभाजन के द्वारा ये उभार बनता है। और ये उभार क्या होता है? ये उभार धीरे धीरे क्या होता है? ये अतिवर्ती धीरे धीरे वृद्धि करना प्रारंभ कर देती है। जब ये अतिवर्ती धीरे धीरे प्रारंभ करती है तो ये अपना आकार क्या कर लेती है? अपना आकार बढ़ा लेती है। और जब ये अपना आकार बढ़ाती है तो इस अतिवर्ती को हम क्या कहते हैं? कलिका कहते हैं। और ये जो साइकोन होता है ये इसका क्या है? ओस्कुलम होता है। और ये क्या होगी? बड होगी, यानी कि अतिवर्ती होगी। हिंदी में बोलते हैं मुकुला। हिंदी में से क्या कहते हैं? मुकुला। यानी कि ये अतिवर्ती है, बड है। और ये अतिवर्ती क्या होगी? यहाँ पर डेवलपमेंट होगी। डेवलपमेंट हो गया। किसका डेवलपमेंट हो गया? इस अतिवर्ती का। और जैसे इस अतिवर्ती का डेवलपमेंट हो जाता है तो ये अतिवर्ती क्या होती है? एक कलिका के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और ये कलिका क्या करती है? आगे की तरफ अपना पूर्ण आकार बना लेती है। पूर्ण आकार कैसा बना लेती है? एक छोटे से साइकोन का आकार बना लेती है। यानी कि अतिवर्ती के आगे क्या बन जाएगा? ओस्कुलम जैसी संरचना बन जाएगी। और धीरे धीरे अतिवर्ती यहाँ से अलग हो जाएगी। अलग होकर स्वतंत्र रूप से अपना जीवन व्यतीत करने लगेगी। जब अतिवर्ती स्वतंत्र रूप से अपना जीवन व्यतीत करने लगती है तो नए साइकोन का निर्माण हो जाता है। और इस विधि से साइकोन का निर्माण होना क्या कहलाता है? बडिंग मेथड कहलाता है, यानी कि मुकुलन मेथड कहलाता है। और मुकुलन मेथड सामान्यतः साइकोन के अंदर पाया जाता है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, हम नेक्स्ट जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं जो साइकोन के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है रीजनरेशन होता है। रीजनरेशन का अर्थ होता है पुनरुद्भवन। रीजनरेशन का अर्थ क्या होता है? पुनरुद्भवन। अब देखो, जो साइकोन होते हैं यानी कि आपकी जो पोरीफेरा है या प्रोटोजोआ है, इनके अंदर रीजनरेशन की बहुत ही अधिक क्षमता पाई जाती है। रीजनरेशन का अर्थ होता है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन का अर्थ क्या होता है? कि पुनरुद्भवन का अर्थ होता है कोई भी कटी हुई संरचना दोबारा नहीं बन जाना, या किसी भी प्राणी के कटे हुए अंग से या कटे
वो बहुत से प्राणियों में इसकी अत्यधिक क्षमता पाई जाती है। तो रीजनरेशन इसको वैसे तो हम एक एसेंशियल मेथड की विधि नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम इसको एसेंशियल मेथड की विधि नहीं कह सकते हम प्रॉपर रूप से, लेकिन साइकोन के अंदर इस प्रकार से नए साइकोनों का निर्माण होता है, इसलिए इसको हम रीजनरेशन के अंदर अध्ययन करेंगे, यानी कि अलैंगिक जन्म के अंदर इसका अध्ययन करेंगे। तो रीजनरेशन है क्या? रीजनरेशन है क्या? रीजनरेशन है क्या कि यदि साइकोन के शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाए, यदि साइकोन के शरीर को क्या कर दिया जाए, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, और ये प्रत्येक टुकड़ा क्या करता है, प्रत्येक टुकड़ा जल के अंदर विकसित होकर नए साइकोन का निर्माण कर लेता है। यानी कि साइकोन के कटे हुए भाग से नए साइकोन का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, रीजनरेशन कहलाता है, पुनरुद्भवन कहलाता है। तो ये साइकोन के अंदर दो प्रकार, अलैंगिक जन्म के अंदर दो प्रकार की विधियां होती है, बडिंग के द्वारा और रीजनरेशन के द्वारा। तो हम नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन साइकोन, यानी कि जो दूसरी जन्म की विधि होती है साइकोन के अंदर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इन साइकोन। दूसरी विधि क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें, इन साइकोन, साइकोन के अंदर लैंगिक जन्म। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, जो साइकोन जो होता है, साइकोन जो होता है वह होता है हेटेरोफोरोडोइड, हेटेरोफोरोडोइड होता है। यानी कि ये जो साइकोन जो होता है ये उभयलिंगी प्राणी होता है, यानी कि नर जनन भाग और मादा जनन भाग जो होते हैं एक ही प्राणी के अंदर होते हैं, अर्थात ये उभयलिंगी प्राणी होता है और मोनिसिस प्राणी होता है, उभयलिंगी और मोनिसिस प्राणी होता है। यानी कि एक ही साइकोन के अंदर क्या बनते हैं, ओव्यूम बनते हैं और क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं, ओव्यूम बनते हैं और स्पर्म एक ही प्राणी के अंदर इसके अंदर बनते हैं। लेकिन साइकोन उभयलिंगी होने के बावजूद भी इनके अंदर जो होता है सेल्फ जो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। साइकोन उभयलिंगी है फिर भी इसके अंदर क्या नहीं हो सकता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि हमें पता है कि जो नर वाला भाग क्या होते हैं, अंडाणु यानी कि अंडे होते हैं, सॉरी मादा वाला भाग क्या होते हैं, अंडे, और नर वाला भाग क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं। लेकिन जो साइकोन होता है उसके अंदर क्या पाई जाती है, प्रोटोगाइनस पाई जाती है। क्या पाई जाती है, प्रोटोगाइनस। प्रोटोगाइनस का अर्थ होता है स्त्री पूर्वता, प्रोटोगाइनस का अर्थ होता है स्त्री पूर्वता, अर्थात कि अंडे और स्पर्म एक ही प्राणी के अंदर बनते हैं, लेकिन रीजन क्या है, जब एक ही प्राणी के अंदर दोनों अंडाणु भी बन रहे हैं, शुक्राणु भी बन रहे हैं, होना क्या चाहिए, इनके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, लेकिन फिर भी इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। इसका रीजन ये होता है कि ये जो ओव्यूम बनते हैं या ओव्यूम मैच्योर होते हैं और स्पर्म बनते हैं और स्पर्म मैच्योर होते हैं, इन दोनों का समय क्या होता है, अलग अलग होता है। तो कोई भी एक साइकोन है उसमें क्या बनेंगे, सबसे पहले ओव्यूम बनेंगे, उसके बाद क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं। पहले ओव्यूम बनते हैं इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्रोटोगाइनस, स्त्री पूर्वता, यानी कि स्त्री वाला भाग या स्त्री जनन वाले अंडाणु पहले बनते हैं और नर वाले भाग क्या बनते हैं, बाद में बनते हैं। इसी कारण से इसे प्रोटोगाइनस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोटोगाइनस कहा जाता है। यानी स्त्री वाला भाग पहले बनने का क्या बोलते हैं, प्रोटोगाइनस कहा जाता है। अब
स्टूडेंट्स कि इसके अंदर जो दो प्रकार के भाग होते हैं, यानी कि नर भाग स्पर्म और मादा भाग के रूप में क्या होते हैं, अंडाणु होते हैं। तो स्टूडेंट इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो साइकोन होते हैं या कोरीफेरा के जो सदस्य होते हैं, इनमें जो शरीर संगठन होता है वो कोशिकीय स्तर का होता है, अर्थात इसके शरीर का निर्माण करने वाली क्या होती है, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है। तो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का समूह है। एक तो होता है, क्या होता है, पिनकोड्रम होता है, क्या होता है, पिनकोड्रम होता है। और एक कोशिकाएं क्या होती है, एक कोशिकाएं होती है उन्हें क्या बोलते हैं, कोइनोड्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, कोइनोड्रम कहते हैं, या इन्हें क्या बोलते हैं, पोलर सेल भी कहा जाता है। और इसके बीच में जो कोशिकाओं का स्तर होता है उसे क्या बोलते हैं हम, मेसोहाइलम या मेसोगेरिया कहा जाता है, मेसोगेरियन कहा जाता है। ठीक है, तो साइकोन या कोरीफेरा संघ के जो प्राणी होते हैं इनमें 3 प्रकार की विशिष्ट कोशिकाएं होती है और इसी से इसके शरीर का निर्माण होता है। और ये कोशिका ही पूरा कार्य करती है, विभिन्न प्रकार के जो कार्य संपन्न करती है ये कोशिकाओं के द्वारा संपन्न होता है। तो देखिए स्टूडेंट कि सबसे पहले बात करते हैं ओव्यूम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ओव्यूम की बात करते हैं। अब देखो हमें पता है कि हमने पहले पढ़ा है कि इसकी जो कोइनोसाइट सेल होती है, कोइनोसाइट या पोलर जो सेल होती है उन्हें आर्कियोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। पोलर सेल्स को हम अमीबियोसाइट्स भी कहते हैं। आर्कियोसाइट्स का अर्थ होता है, आर्कियो का अर्थ होता है निर्माणकारी कोशिकाएं, यानी कि ये जो कोशिकाएं होती है ये विभिन्न प्रकार की संरचनाओं का निर्माण कर सकती है, इसलिए इन्हें आर्कियोसाइट सेल भी कहा जाता है। तो हम जो कोइनोसाइट्स की बहुत सी कोशिकाएं क्या होगी, बहुत सी कोशिकाएं आर्कियोसाइट्स के रूप में या अमीबियस सेल्स के रूप में कार्य करके किसका फॉर्मेशन कर लेगी, ये अंडाणु का फॉर्मेशन कर लेगी, ओव्यूम का निर्माण कर लेती है। और ये आर्कियोसाइट कोशिकाओं के जो अंडाणु होते हैं ये कहाँ जाते हैं, आर्कियोसाइट से निर्माण करने के बाद ये इस मेसोहाइल कोशिका के समूह के अंदर आ जाते हैं। और मेसोहाइल कोशिका में कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जो इन अंडाणुओं को क्या प्रदान करती है, पोषण प्रदान करती है, अंडाणुओं की देखरेख करती है। अंडाणुओं की देखरेख उसी प्रकार से की जाती है जिस प्रकार से हॉस्पिटल में कोई नए जन्मे हुए बच्चे की देखरेख के लिए क्या होती है, नर्स होती है, उसी प्रकार से ये अंडाणु मेसोगेरियन सेल से पोषण प्रदान करती है, ये सुरक्षा प्रदान करती है। इसलिए जो विशिष्ट प्रकार की अमीबियन मेसोगेरियन कोशिकाएं होती है जो इनकी सुरक्षा और पोषण का कार्य करती है, उन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, नर्स सेल कहा जाता है। क्योंकि हॉस्पिटल में जिस प्रकार से नर्स देखभाल करती है उसी प्रकार से ये भी देखभाल करती है। तो इन विशिष्ट कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, नर्स सेल्स के नाम से जानते हैं, जो अंडाणुओं का पोषण करती है और सुरक्षा करने का काम करती है। उसी प्रकार से हम देखते हैं स्पर्म यानी कि शुक्राणु, शुक्राणु भी उसी प्रकार से बनते हैं जिस प्रकार से अंडाणु बनते हैं। यानी कि कुछ जो कशापिका कोइनोसाइट कोशिकाएं होती है वो क्या हो जाती है, एक विशिष्ट प्रकार की संरचना में परिवर्तित हो जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। और शुक्राणु के पीछे क्या पाई जाती है, पूंछ के समान एक संरचना पाई जाती है जिसे फ्लैजिलम या कशाप कहा जाता है। तो इस प्रकार से अंडाणु का निर्माण हो जाता है, इस प्रकार से पूंछ युक्त शुक्राणु का निर्माण हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं फर्टिलाइजेशन की, बात कर लेते हैं, निषेचन की बातें कर लेते हैं। अंडाणु और शुक्राणु बढ़ने के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। फर्टिलाइजेशन के अंदर मैंने आपको बताया था इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। कैसा होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। यानी कि एक साइकोन है, इसका समय क्या है, इसका समय है अंडाणु परिपक्व का समय है, जबकि दूसरा साइकोन का वही समय है। वही समय क्या है कि इसमें से क्या परिपक्व होने वाले हैं, शुक्राणु परिपक्व होने वाले हैं।
उपहार के रूप में छोड़ दिए जाते हैं। तो बहुत से शुक्राणु जल के अंदर आ जाते हैं और जल से आने के बाद ये शुक्राणु कहाँ प्रवेश करते हैं? ये प्रवेश करते हैं किसके अंदर? ये इस रेडियल कैनाल के अंदर प्रवेश करते हैं। और रेडियल कैनाल के अंदर विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती है जो कोइनोसाइट सेल होती है। ये कोइनोसाइट सेल, इस प्रकार से ये कोइनोसाइट सेल है। बहुत सी प्रकार की कोइनोसाइट सेल होती है और ये कोइनोसाइट सेल जब क्या करती है? स्पर्म को ग्रहण कर लेती है। और जब ये कोइनोसाइट सेल, माना कि इस कोइनोसाइट सेल ने क्या किया है? स्पर्म को ग्रहण किया है, तो इस कोइनोसाइट सेल जो तसावित होती है, इसका फ्लैजिला भी क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। और जब ये फ्लैजिला नष्ट हो जाती है तो ये क्या बन जाती है? अमीबीय सेल बन जाती है। अमीबीय सेल बन जाती है। और जैसे ही इन्होंने शुक्राणु का ग्रहण किया, शुक्राणु की ग्रहण करके इसकी पूंछ भी नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से जो शुक्राणु की पूंछ या कशाभिका नष्ट हो जाती है और कोइनोसाइट सेल उसे ग्रहण करके अमीबीय सेल के अंदर परिवर्तित हो जाती है। अब ये अमीबीय सेल अपने कूटपाद की सहायता से गति करती है। तो अंडे का क्या होता है? अंडे के एक विशिष्ट भाग से चिपक जाती है। अंडे के एक विशिष्ट भाग से चिपक जाती है और इसके अंदर है क्या? इसके अंदर शुक्राणु है। और अंडे के विशिष्ट भाग से चिपक कर इस अंडे का इनवेजिनेशन करती है। इनवेजिनेशन का होता है अंतर्वलन करना। और अंडे का क्या करती है? इनवेजिनेशन करती है इस प्रकार से इनवेजिनेशन करती है। और कुछ समय के बाद क्या होता है कि ये पूरा शुक्राणु भी इसके अंदर प्रवेश कर जाता है और शुक्राणु इसके केंद्र के साथ जुड़ जाता है। तो इस प्रकार की क्रिया के बाद हम इसे क्या कहते हैं? कि फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद इस प्रकार की एक कोशिका बन जाती है। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें डेवलपमेंट की बात करते हैं, इसमें होने वाले परिवर्तन की बात करते हैं कि इसमें डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, परिवर्तन किस प्रकार से होता है। डेवलपमेंट, परिवर्तन या डेवलपमेंट। देखो इसमें डेवलपमेंट कैसे होता है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले क्या बनी थी? सबसे पहले एक कोशिका बनी थी। सबसे पहले क्या बनी थी? एक कोशिका बनी थी। निषेचन के बाद एक विशिष्ट प्रकार की कोशिका का निर्माण हुआ था, यानी कि ये एक कोशिका बनी थी। यह कोशिका में क्या होता है? इस कोशिका में विदलन की क्रिया होती है। विदलन को क्या बोलते हैं? क्लीवेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विदलन को क्लीवेज कहा जाता है। विदलन कैसे होता है? विदलन देखो, इसमें 3 विदलन होते हैं वर्टिकल टाइप के। 3 विदलन कैसे होते हैं? इसमें वर्टिकल टाइप के विदलन होते हैं। देखो, जब पहला वर्टिकल हुआ तो एक से कितनी कोशिकाएं बन गई हुई? एक से कितनी कोशिकाएं बन गई? 2 कोशिकाएं बन गई। एक से कितनी कोशिकाएं बन गई? 2 कोशिकाएं। दूसरा भी वर्टिकल हुआ तो 2 से क्या बन गई? 2 से 4 कोशिकाएं बन गई। 2 से क्या बन गई? 4 कोशिकाएं बन गई। और तीसरा भी क्या हुआ? वर्टिकल हुआ। जब तीसरा भी वर्टिकल हुआ तो इससे क्या बन गई है? इससे 8 कोशिकाएं बन गई है। इससे क्या बन गई है? 8 कोशिकाओं का स्तर बन गया है, यानी कि 8 कोशिकाएं ऐसे और ऐसे। और जो चौथा इसमें विदलन होगा वो कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल टाइप का होता है। और जब हॉरिजॉन्टल टाइप का विदलन होता है तो इसमें क्या होगा कि जो ये 8 कोशिकाएं बनी थी, 8 से कितनी कोशिकाएं बन जाएगी? 16 कोशिकाएं बन जाती है। तो इस प्रकार से इसमें 16 कोशिकीय एक प्रकार का एम्ब्रियो बन जाता है। और ये जो 16 कोशिकाएं होती है, इन 16 कोशिकाओं की व्यवस्था कैसे होती है? ये व्यवस्था देख लीजिए। देखिए, ये 16 कोशिकाएं जो होती है ये इस प्रकार से व्यवस्थित होती है। ये 16 कोशिकाएं इस प्रकार
कि ऊपर की तरफ ये कोशिकाएं जो होती है, ये क्या होती है, ऊपर की तरफ जो कोशिकाएं होती है ये बड़े आकार की कोशिकाएं होती है, इसलिए क्या बोलते हैं हम, मैक्रोमियर कहा जाता है। क्या कहते हैं, मैक्रोमियर कहते हैं। और इनके नीचे दूसरा जो स्तर होता है वो क्या होता है, वो छोटी छोटी कोशिकाओं का होता है, 8 कोशिकीय स्तर होता है। ये जो छोटी छोटी कोशिकाओं वाला स्तर है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोमियर कहते हैं। तो इस प्रकार से जो 16 कोशिकीय का जो स्तर बन जाता है गैल्वेन्स के बाद, इसमें बड़ी मैक्रोमियर और छोटी क्या होती है, माइक्रोमियर होती है। और इन दोनों के बीच में क्या पाई जाती है, एक कैविटी पाई जाती है। तो इस प्रकार से कैविटी का बनना और एक स्टेज बन जाती है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे ब्लास्टुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लास्टुला कहा जाता है। इसके अंदर जो मैक्रोमियर सेल होती है इसमें किसी भी प्रकार की फ्लैजिला नहीं पाई जाती है, जबकि जो माइक्रोमियर सेल होती है, माइक्रोमियर सेल्स के अंदर क्या पाई जाती है, इस प्रकार से फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, यानी कि ये कसाब युक्त संरचना होती है। और स्टूडेंट आपको पता है कि जो कसाब युक्त कौन होती है, कोलर सेल होती है। कसाब युक्त होती है कौन होती है, कोलर सेल, यानी कि कोइनोसाइट कोशिकाएं होती है। तो माइक्रोमियर इनका जो स्तर है वो साइकोन की बॉडी में क्या बनाएगा, कोइनोसाइट का स्तर बनाएगा। और ऊपर की ओर स्थित जो मैक्रोमियर जो सेल होती है इसमें किसी भी प्रकार की कसाब नहीं होती है, फ्लैजिला नहीं पाई जाती है, इसलिए ये जो बनाएगा ये पिनकोड्रम का स्तर बनाता है। और इसके बीच में, दोनों के बीच में एक विशिष्ट प्रकार की कैविटी पाई जाती है, उसे किससे भर जाती है, मेसोगेलिया से भर जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ब्लास्टुला स्टेज बन जाती है। अब कुछ समय बाद क्या होता है, कुछ समय बाद इनमें प्रतिपन होता है। प्रतिपन का अर्थ क्या होता है, प्रतिपन, जिस प्रकार से हम एक टोपी होती है, टोपी, ये टोपी की समान संरचना बन गई है, सर पर लगाने वाली, गर्मी सर्दियों के अंदर देखा हो टोपी होती है, टोपी के ऊपर भाग और नीचे खुला भाग। टोपी को हम क्या कर देते हैं, ऐसे अंदर की तरफ करके उसे उल्टा भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो नीचे वाला भाग ऊपर और ऊपर वाला भाग हम क्या कर देते हैं, नीचे। तो जैसे ही हम नीचे वाला भाग ऊपर कर देते हैं, ऊपर वाला भाग क्या करते हैं, हमें नीचे कर देते हैं, तो क्या बनेगा कि ऊपर की ओर क्या चली जाएगी, ऊपर की ओर क्या चली जाएगी, ऊपर की ओर चली जाएगी ये छोटी छोटी कोशिकाओं का समूह है, यानी कि मैक्रोमियर कोशिकाओं का समूह ऊपर की ओर चला जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगी, नीचे बड़ी आकार की कोशिकाओं का समूह रह जाएगा, नीचे बड़ी आकार की कोशिकाओं का समूह रह जाएगा। ठीक है, ये बड़ी आकार की कोशिकाओं का समूह है, ये बड़ी आकार की कोशिकाओं का समूह कहाँ रह जाएगा, नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ क्या रह जाएगा, छोटी कोशिकाओं का समूह रह जाएगा। और ये जो छोटी कोशिकाएं होती है, हमें पता है कि ये पहले नीचे थी अब ऊपर चली गई है, तो ये क्या होती है, फ्लैजिला युक्त होती है, कसाब युक्त होती है। और जबकि नीचे की कोशिकाएं क्या होती है, नीचे की जो कोशिकाएं होती है इनमें किसी प्रकार का कसाब नहीं पाया जाता है। अब ये कोशिकाएं आगे चलकर ये तो कोइनोड्रम स्तर बनाएगी, और ये जो कसाब रहित कोशिकाएं होती हैं, मैक्रोमियर स्तर होती है, ये क्या बनाती है, ये आपका पिनकोड्रम स्तर है, ये कोशिकाएं आपका पिनकोड्रम स्तर बनाती है। तो देखिए स्टूडेंट्स कि इसमें ऊपर की तरफ कोइनोड्रम हो गया और नीचे की तरफ है पिनकोड्रम स्तर का निर्माण होगा। तो कोइनोड्रम और पिनकोड्रम में विभाजित होना क्या कहलाता है, गैस्ट्रुलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया कहलाती है। तो देखिए स्टूडेंट इसमें बड़े आकार की कोशिकाएं हैं, छोटे आकार की कोशिकाएं हैं, यानी कि दोनों प्रकार की कोशिकाएं हैं, इसलिए इसे एम्फीब्लास्टुला भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं हम, एम्फीब्लास्टुला भी कहा जाता है। यानी कि ये जो संरचना है ये क्या है, एम्फीब्लास्टुला। और एम्फीब्लास्टुला लार्वा क्या कह सकते हैं इसे हम, एम्फीब्लास्टुला। एम्फीब्लास्टुला जो होती है एम्फीब्लास्टुला लार्वा में बदल
स्वतंत्र रूप से जल के अंदर तैरता हुआ पाया जाता है। स्वतंत्र लार्वा जल के अंदर तैरता हुआ पाया जाएगा ये लोग। और ये कैप के समान एक संरचना बना लेता है, यानी कि जब इसमें फिर प्रतिपन्न होगा तो नीचे वाली कोशिकाएं, जो बड़ी कोशिकाएं वो ऊपर चली जाएगी, जबकि ऊपर वाली कोशिकाएं क्या हो जाएगी, ऊपर वाली कोशिकाएं नीचे आ जाएगी। और जो नीचे छोटी छोटी कोशिकाओं का समूह है, इनसे क्या निकली रहेगी, फ्लैजिला नीचे की ओर निकली रहेगी। तो इस प्रकार से ये कैप के समान संरचना बना लेती है। और जो फ्री स्विमिंग लार्वा है वो गैस्ट्रुलेशन में जाता है, और गैस्ट्रुलेशन के बाद ये पूरे प्राणी का निर्माण कर लेता है, यानी कि इसके अंदर पिनकोडर्म्स और कोइनोडर्म्स पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। यानी कि ऊपर की तरफ क्या बनना शुरू होगा, इसके ऊपर की तरफ क्या बनना शुरू होगा, ओस्कुलम। क्या बनना शुरू होगा, ओस्कुलम। और नीचे इसकी पूरी बॉडी होगी, नीचे की तरफ है पूरी बॉडी, ये इसकी बॉडी होगी। और इस बॉडी के ऊपर क्या होंगे, छोटे छोटे और लाइक स्ट्रक्चर बन जाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या बन जाएंगे, इस प्रकार के स्पाइक्यूल्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट युक्त इस प्रकार की इसमें कंटिकाओं का निर्माण हो जाता है। और विशेष प्रकार की ये जो कंटिकाएं होती है, ये कंटिकाओं का पाया जाना वर्ग किलकेरिया का प्रमुख लक्षण होता है। और ऊपर की तरफ क्या हो गया, ओस्कुलम। ये ओस्कुलम के बाद ये जो साइकोन है धीरे धीरे वृद्धि करता है, और फिर इसमें ओव्यूम का निर्माण होता है, फिर इसमें स्पर्म का निर्माण होता है। और इस प्रकार से पुनः ओव्यूम और स्पर्म मेसोगेलियम में चले जाएंगे। मेसोगेलियम की जो नर्व सेल होती है अंडाणुओं को पोषण प्रदान करेगी, फिर इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, और ये प्रक्रिया जो है पुनः दोहराई जाएगी। यानी कि ये साइकोन पुनः क्या करेगा, इसी प्रकार की क्रिया करेगा, यानी कि ये इसी प्रकार की क्रिया करेगा। तो ये इनका क्या होगा, एक प्रकार का लाइफ साइकिल, इसे हम क्या कहते हैं, लाइफ साइकिल। और लाइफ साइकिल में कौन सा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लाइफ साइकिल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इस प्रकार से साइकोन के अंदर लैंगिक जन्म की प्रक्रिया होती है। और साइकोन क्या है, साइकोन के अंदर पाए जाने वाला सबसे मुख्य बात क्या है, जो लार्वा जो होता है वह कौन सा होता है, एम्फीब्लास्टुला लार्वा। कौन सा लार्वा होता है, एम्फीब्लास्टुला लार्वा का पाया जाना वर्ग कैलकेरिया का क्या होता है, वर्ग कैलकेरिया का मुख्य लक्षण होता है। तो स्टूडेंट्स ये आपका साइकोन यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम सिलेंट्रेट वर्ग के जो आपके प्राणी हैं, सिलेंट्रेट वर्ग के प्राणी आपकी जो सिलेबस के अंदर है ओवेलिया, और सिलेंट्रेट का जो क्लासिफिकेशन है, सिलेंट्रेट वर्ग के क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे हम, ओवेलिया के बारे में पढ़ेंगे। और ओवेलिया के बारे में जो भी उसके जीवन से संबंधित बातें हैं, ओवेलिया का लार्वा, जननतंत्र, रिप्रोडक्शन जो भी सिस्टम है उसके बारे में हम संपूर्ण अध्ययन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। धन्यवाद।